नमस्कार साथियों, पिछले दो वीडियो में हमने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और लैमार्किज्म के बारे में जाना। आज हम इवोल्यूशन की सबसे फेमस थ्योरी डार्विनिज्म के बारे में जानेंगे। चार्ल्स डार्विन ने 1831 से 1836 के बीच HMS बीगल जहाज पर अनेक महाद्वीपों की यात्रा की। इस यात्रा से प्राप्त एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर उन्होंने 1859 में एक किताब पब्लिश की जिसका नाम द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था। इसमें उन्होंने बताया कि सभी जीवों की उत्पत्ति यूनिसेल्यूलर सिंपल ऑर्गेनिज्म से ही हुई है। जीवों के विकास की इस प्रक्रिया में उनमें कुछ म्यूटेशन होते रहते हैं। ऐसे म्यूटेशन जो जीवों को नेचर के अनुकूल बनाते हैं वे अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं और जो अनुकूल नहीं बनाते हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। नेचर द्वारा निर्धारित यह प्रक्रिया नेचर सिलेक्शन कहलाती है और नेचर के हिसाब से बेटर चेंजेस कर सर्वाइवल करने की कला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहलाती है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि प्रूफ क्या है कि वाकई एवोल्यूशन हो रहा है, तो आइए जरा कुछ एग्जिस्टिंग प्रूफ को भी देखते हैं। बायोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों से कई एविडेंस विकास के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस फॉसिल्स। पिछले ऑर्गेनिज्म के प्रिजर्व्ड अवशेष या छापें जो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती हैं उन्हें फॉसिल्स कहते हैं। ये फॉसिल्स दिखाते हैं कि अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स में जीवन के अलग अलग रूप मौजूद थे। विभिन्न चट्टानी परतों में फॉसिल्स की स्टडी उस जियोलॉजिकल पीरियड्स को दिखाती है जिसमें वे मौजूद थे। यह दर्शाता है कि समय के साथ जीवन के रूप बदल गए हैं। एग्जाम्पल, इंसानी पूर्वजों के फॉसिल रिकॉर्ड क्लियरली डेवलपमेंट दिखाते हैं कि कैसे प्राइमेट से होमो सैपियंस डेवलप हुए, जिसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा एविडेंस है होमोलॉगस ऑर्गन्स यानी कि समजात अंग। ऐसे ऑर्गन जिनकी बेसिक स्ट्रक्चर और ओरिजिन एक जैसी होती है लेकिन वे काम अलग अलग करते हैं, उन्हें होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे ह्यूमंस, चीता, व्हेल, चमगादड़ के 4 लिम्स। इन सभी में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पर और फेलेंजेस होते हैं, लेकिन उनका यूज अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। यह डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एक कॉमन एंसेस्ट्री की ओर इशारा करता है, जिसमें एक कॉमन एंसेस्टर्स वाले जीव अलग अलग एटमॉस्फेयर के मुताबिक अडाप्टिव हुए, जिससे अलग अलग कार्य करने की कैपेसिटी डेवलप हुई, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रक्चर वही रहा। तीसरा एविडेंस है एनालॉगस ऑर्गन्स यानी समरूप अंग। ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन अलग अलग होता है पर वे काम एक जैसा करते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे कीड़ों और पक्षियों के पंख, दोनों का उपयोग उड़ने के लिए किया जाता है लेकिन उनकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से अलग है। यह कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की ओर इशारा करता है, जिसमें दो जीव एक जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हुए एक जैसा काम करने के लिए समान अनुकूलन डेवलप करते हैं। चौथा एविडेंस है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। हैकल ने सजेस्ट किया कि एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंटल स्टेजेस उसकी स्पीसीज के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को दोहराते हैं। एग्जाम्पल, सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो किसी न किसी चरण में गिल स्लिट्स और एक पूंछ डेवलप करते हैं जो एक कॉमन जलीय एंसेस्टर्स की ओर इशारा करता है। पांचवा एविडेंस है बायोकेमिकल सिमिलरिटीज। सभी जीव फंडामेंटल बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स और प्रोसेस को शेयर करते हैं, जैसे जेनेटिक मटेरियल के रूप में DNA, सेम जेनेटिक कोड, एनर्जी करेंसी के रूप में ATP, सेम प्रोटीन और एंजाइम। ये यूनिवर्सल सिमिलरिटी सभी जीवन रूपों के लिए एक कॉमन एंसेस्टर्स की ओर इशारा करती है। DNA सीक्वेंस में सिमिलरिटीज के डिग्री का उपयोग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। जैसे मनुष्य और चिंपांजी में लगभग 99% DNA एक जैसा होता है। इस प्रकार ऐसे और भी कई अन्य एविडेंसेस हैं जो दिखाते हैं कि पृथ्वी पर टाइम के साथ एवोल्यूशन हुआ है। लेकिन इस एवोल्यूशन की प्रोसेस क्या है, वो कौन से फैक्टर हैं जो एवोल्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं, आइए समझते हैं। नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन की सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। जो जीव वातावरण को अडॉप्ट कर अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढाल लेता है वह जीवित रहता है और अपना वंश आगे बढ़ाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते वो विलुप्त हो जाते हैं। इसके लिए हम नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के साथ वही उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं जो लैमार्क ने लिया था। डार्विन के हिसाब से पुराने समय में जिराफों की गर्दनें छोटी होती थीं, लेकिन जब पेड़ों पर पत्तियां नीचे से खत्म होने लगी तो छोटी गर्दन वाले जिराफों को भोजन मिलना मुश्किल हो गया। जिन जिराफों की गर्दनें थोड़ी लंबी थीं, वे ऊंची पत्तियों तक पहुंच सके और जीवित रहे। ये लंबी गर्दन वाले जिराफ प्रजनन करके लंबी गर्दन वाली संतानें पैदा करने लगे। कई पीढ़ियों के बाद लंबी गर्दन वाले जिराफों की आबादी बढ़ गई, क्योंकि यह गुण उन्हें जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करता था, जबकि छोटी गर्दन वाले जिराफों की आबादी घटती गई, क्योंकि उनको यह गुण जीवित रखने और प्रजनन करने में मदद नहीं करता था। दूसरा क्लासिक एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म।
इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इंग्लैंड में हल्के रंग के पेपर्ड मॉथ्स आम थे क्योंकि वे लाइकेन से ढके पेड़ों में घुल मिल जाते थे। गहरे रंग के मॉथ्स रेयर केस में ही मिलते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान पॉल्यूशन ने लाइकेन को मार दिया और पेड़ों के तने को कालिक से काला कर दिया। अब गहरे मॉथ्स छिप गए थे जबकि हल्के मॉथ्स स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। पक्षियों द्वारा शिकार के कारण गहरे रंग के मॉथ्स में वृद्धि हुई और हल्के रंग के मॉथ्स में कमी आई। पॉल्यूशन कंट्रोल के बाद लाइकेन फिर से उगाए और पेड़ों के तने हल्के हो गए, जिससे फिर से हल्के रंग के मॉथ्स में वृद्धि हुई। यह पर्यावरण परिवर्तनों के आधार पर प्राकृतिक चयन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। प्राकृतिक चयन के अलावा अन्य कारक भी विकास में योगदान करते हैं, जिनको समझने से पहले मैं आपको एक स्पेसिफिक टर्म के बारे में बताना चाहूंगा। एनसीईआरटी की बुक में आगे की कुछ डेफिनेशंस में आपको एलील शब्द देखने को मिलेगा। अभी तक आपने जीन, डीएनए, आरएनए जैसे शब्द सुने होंगे, लेकिन ये एलील क्या है, आइए पहले इसे समझते हैं। हम सब जानते हैं कि जीन जेनेटिक्स की यूनिट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हिसाब से ह्यूमन में अप्रोक्स 20 से 25 हजार जीन पाए जाते हैं, जो अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कोई जीन हाइट बढ़ाता है, कोई कलर डिसाइड करता है, वगैरह वगैरह। ये जीन डीएनए से मिलकर बने होते हैं और एक डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये चारों नाइट्रोजन बेस अलग अलग सीक्वेंस में मिलकर डीएनए बनाते हैं और ह्यूमंस में ऐसी लगभग 3 बिलियन सीक्वेंस पाई जाती है। आंखों के कलर को डिसाइड करने के लिए OCA2 जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरे OCA2 जीन का डीएनए सीक्वेंस क्या है, उससे मेरी आंखों का कलर डिसाइड होता है, और आपके OCA2 जीन का डीएनए सीक्वेंस क्या है, उससे आपकी आंखों का कलर डिसाइड होता है। इसी पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को एलील कहते हैं, जो अलग अलग लोगों के सेम जीन में वेरिएशन पैदा कर देती है। तो उम्मीद है आपको एलील क्या है ये समझ आ गया होगा। आइए अब आगे के फैक्टर पर डिस्कस करते हैं। डीएनए सीक्वेंस में अचानक जेनेटिक चेंजेस को म्यूटेशन कहते हैं। अधिकांश म्यूटेशन हार्मफुल या न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कभी कभी एक बेनिफिशियल म्यूटेशन डेवलप हो सकता है जो एक बेनिफिट देता है और नेचुरल सिलेक्शन द्वारा चुना जा सकता है, जैसे बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को जन्म देने वाला म्यूटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक मटेरियल के फेरबदल को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। हालांकि इससे नए एलील का निर्माण नहीं होता, बल्कि एग्जिस्टिंग एलील के ही नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिससे एक आबादी के भीतर जेनेटिक भिन्नता बढ़ जाती है। जब कोई जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वहां के जीव के साथ मिलकर संतानें उत्पन्न करता है, तो उसे जीन माइग्रेशन कहते हैं। इससे आबादी का जेनेटिक स्ट्रक्चर बदल जाता है। अनुवांशिक विकास की ऐसी प्रक्रिया जहां किसी आबादी में एलील की फ्रीक्वेंसी नेचुरल सिलेक्शन के कारण नहीं बल्कि बाई चांस बदल जाती है, उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। यह प्रभाव छोटी आबादी में अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके 2 टाइप होते हैं। पहला है फाउंडर इफेक्ट। जब व्यक्तियों का एक समूह एक नए क्षेत्र में कॉलोनाइज करता है तो नई आबादी का जीन पूल बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाता है, इसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। दूसरा है बॉटलनेक इफेक्ट। जब किसी आपदा के कारण आबादी का आकार बहुत कम हो जाता है तो बची हुई आबादी की आनुवांशिक विविधता रैंडमली बदल जाती है, इसे बॉटलनेक इफेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है डार्विन की थ्योरी से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट आपको ठीक से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि प्राइमेट से कैसे होमो सेपियंस बने। नोवाक हैरारी अपनी किताब सेपियंस में ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में क्या बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।